हेलो दोस्तों। चलिए आप आज हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 को फिर से पढ़ते हैं। थोड़ा रिकैप ले लेते हैं पीछे से। हमने पढ़ लिया है पीछे 13 क्लॉज 2 को, बट फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हमारे यहाँ जब सीरियल में रिकैप आ सकता है, सीरियल वाले इतना ध्यान रखते हैं कि हमारी महिलाओं को पता नहीं भूल गई उन्होंने देखा है या नहीं देखा है, तो दोबारा से रिकैप दिखाते हैं। हम भी सोच लेते हैं चलिए कि आप पता नहीं पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। चलिए, तो 13 क्लॉज 2 में हमने पढ़ा था कि इसका संबंध है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून या विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का क्या करे, उसको कम करे या समाप्त करे। ठीक है, अगर वो ऐसा बनाती है तो क्या न्यायालय उसको रद्द कर देगा। ठीक है, या वहाँ तक वो अपने आप शून्य हो जाएगा। जहाँ तक वो बनेगा कानून और जो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करेगा तो वो उतना शून्य हो जाएगा। यही था देखिए का संबंध संविधान लागू होने के पश्चात की विधियों से है कि जब संविधान लागू हो गया उसके पश्चात का कोई राज्य यानी केंद्र सरकार हमने पढ़ा कि केंद्र की संसद या सरकार, राज्य की संसद या सरकार, स्थानीय सरकार, कोई व्यक्ति संस्था जो सरकारी तंत्र का या सरकार की शक्ति का प्रयोग करता है वो सारे आएंगे। तो हमने पढ़ा था, तो इसी से रिलेटेड आगे है, इसलिए हमने दोबारा पढ़ा। तो रोक लगाई गई है कि राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई विधि नहीं बनाएगा। यदि राज्य ऐसी विधि बनाएगा तो वो विधि शून्य हो जाएगी। अगर राज्य बना भी देता है तो वो शून्य हो जाएगी। देखिए, अब तो ये था कि कोई राज्य नया कानून नहीं बनाएगा। ठीक है, कोई नया नियम कानून नहीं बनाएगा। और आप समझिए, तो ये तो नए कानून की होगी ना, नए विधि की बात होगी। अब सोचिए कि जब संविधान में संशोधन करना होगा तो क्या वो 13 क्लॉज 2 के तहत लिया जाएगा? क्या उसे भी विधि माना जाएगा? क्या अगर संविधान संशोधन मौलिक अधिकार को कम करता है तो क्या वो भी शून्य हो जाएगा? ये सवाल उठता है ये 13 क्लॉज 2 के कारण ही, क्योंकि इसमें लिखा है कि संविधान लागू होने के बाद, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे केस रिलेटेड है बहुत सारे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करती हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है, अगर बनाती है तो शून्य हो जाता है। बट फिर यही से ये सवाल उठता है कि क्या 13 क्लॉज 2 संविधान संशोधन में लागू होगा? क्या उसे माना जाएगा कि संविधान संशोधन भी नहीं किया जाएगा मौलिक अधिकार को कम करने के लिए? आप समझिए, क्योंकि जरूरत थी। आप समझ लीजिए कि उस टाइम हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। एक था संपत्ति का अधिकार जिसे सरकार हटाना चाहती थी, जो मौलिक अधिकार से। ठीक है, क्योंकि पता उस टाइम कुछ लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। अब कुछ ऐसे भी लोग थे जो जिनके पास 2 वक्त खाने की भी नहीं थी। इस चीज़ के लिए मैं 1 मिनट लूँगी, बताना चाहूँगी। एक उपन्यास है मैला आचर, फणीश्वर नाथ रेणु का। आप एक बार पढ़ के देखिए, उसमें एक आता है एक बार उसमें पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा आपको कि जब जमींदार साहब अपने छत पे चढ़ते हैं तो दूर दूर उनका अपना ही खेत दिखाई देता है, चारों तरफ ही। समझ लिए? और उसी गांव में जो ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। तो सरकार जब अच्छा काम कर रही है तो उसके लिए तो संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकार में संशोधन करना था कि संपत्ति के अधिकार को क्या कर सके, मौलिक अधिकार से हटा सके। ठीक है, तो इसीलिए सारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे सारा। आगे मेरा वीडियो फॉलो करते रहिए, हर चीज़ में कवर करूँगी। ठीक है, तो 13 क्लॉज 2 से यह विवाद उत्पन्न हुआ कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं। क्या मौलिक अधिकार को संशोधन किया जा सकता है? संविधान संशोधन हो सकता है? ठीक है, अब बताइएगा कौन से कौन से बहुमत के तहत, कौन सी विशेष बहुमत के तहत हम मौलिक अधिकार को संशोधन करेंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो संशोधनीय है या नहीं, मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं, अब ये 13 क्लॉज 2 में आ रहा है। क्योंकि ये 13 क्लॉज 2 में तो ये बोल रहा है आपको कि जो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करता है वो शून्य हो जाएगा। बट हमको जरूरत थी उस टाइम एक मौलिक अधिकार को हटाने की, जो कि संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, तो क्या ये संविधान संशोधन को भी शामिल किया जाएगा? क्या मौलिक अधिकार उसमें संशोधन में शामिल होगा या नहीं होगा? क्या जो संविधान का हम संशोधन करेंगे क्या वो भी शामिल होगा? तो चलिए आगे देखते। और यह प्रश्न उठाया गया कि क्या संविधान संशोधन को भी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत
विधि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उसने बोल दिया कि मौलिक अधिकार को कम नहीं होना चाहिए, समाप्त नहीं होना चाहिए। जब नया कानून बनाएंगे, जब नया विधि बनाएंगे, तो ये तो संशोधन की बात आ गया है कि पहले से जो मौलिक अधिकार है हमारे पास उसमें संशोधन करना है हमें। तो क्या वो संशोधन भी 13+2 के तहत आएगा? अगर सरकार हटाना चाहेगा तो शून्य हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, फिर न्यायपालिका के समक्ष इस आधार पर प्रश्न उठाया गया कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं। अब यहाँ पे आता है न्यायपालिका के पास, अब आता है प्रश्न आता है कि क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं है। पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। आप बताइएगा कौन से संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार को, जो कौन सा संविधान संशोधन में जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे हटा के कहीं और शिफ्ट किया गया है? कौन से संविधान संशोधन में? कब? ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये सवाल आया तो इसके बाद ये इतने सारे देखिए अब केस आ रहे हैं। ये सारे केस हम एक एक करके पढ़ेंगे, बट अभी समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं, यहाँ पे सवाल आ रहा है। तो शंकरी प्रसाद केस 1951 में जो शंकरी प्रसाद केस आता है, हम पढ़ेंगे सारे केसेस को, अभी समझ लेते हैं, इसमें रेफरेंस आ रहा है तो कि क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं है। तो उस केस में हुआ कि हाँ है। ठीक है, अब इतना याद रखना है कि शंकरी प्रसाद में हाँ बोला गया कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है। फिर आ रहा है सज्जन सिंह केस 1965। सज्जन सिंह केस 1965 में भी बोला गया यस, मौलिक अधिकार को हम संशोधन कर सकते हैं। समझिए आप, उस टाइम जरूरत था संशोधन करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला यस ठीक है। गोलकनाथ केस 1967, इसमें उन्होंने बोल दिया नो, मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। बट एक इन्होंने सिद्धांत दिया है, ये समझ लेते हैं, क्या पता पेपर में आ जाए, कि भविष्यलक्षी अध्यारोपण का सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया? भविष्यलक्षी अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि मौलिक अधिकार तो संशोधनीय नहीं है, संशोधन आप नहीं कर सकते, लेकिन जो पहले जो 1967 से पहले जो संशोधन हो चुका है मौलिक अधिकार में, वो वैसे ही रहेगी, यानी कि भविष्य लक्ष्य होगी, भविष्य में लागू होगी। जो इन्होंने नो बोला कि मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है, इनका कहने का मतलब है कि मैंने आज जो नो बोला ये कब लागू होगा मेरा कि मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है? जब नए अब दोबारा सरकार संशोधन करना चाहेगी तो वो नहीं होगा, लेकिन पहले जो हो गया है उस पर लागू नहीं होगा, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, देखिए नोट में मैंने लिखा भी है कि भविष्यलक्षी अध्यारोपण मतलब क्या। इस सिद्धांत के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि न्यायालय का निर्णय अतीतकालीन प्रभाव से लागू नहीं होगा। अतीतकालीन यानी कि जो पीछे संशोधन हो चुका है उधर से लागू नहीं होगा, बल्कि न्यायालय का निर्णय भविष्यलक्षी होगा, यानी कि सरकार जब भविष्य में मौलिक अधिकार में संशोधन करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा। ठीक है, इसे शून्य घोषित कर देगा। तो इसका मतलब ये है। अब गोलकनाथ के बाद आएगा हमें सरकार एक लाएगी 24वां संविधान संशोधन, और इनके के जो केस है, इनका जो जजमेंट है उसको पलट देगी। ठीक है, फिर वो तब संशोधन होता है, तब जाके हम संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा पाते। तो हम आगे पढ़ेंगे, तो आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।